चर्चा ऑन एजुकेशन के अगले भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ रोहतास की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाचार्य हैं जो आज चर्चा में करेंगे प्राथमिक शिक्षा का परिवेश कैसा होना चाहिए, कैसे होगा। चलिए मिलते हैं। और सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कीर्ति के लिए यशस्वी हों, आगे बढ़ें और हमेशा ईश्वर की आप पर कृपा रहे। धन्यवाद सर। सर, हम चाहेंगे कि आज के जो परिवेश है उसमें शिक्षा का क्या महत्व है। अमित जी, जहाँ तक से सवाल है शिक्षा की, तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक वर्तमान काल में, जैसे हमारे डॉक्टर अल्टरनेटर ने कहा है कि हर मनुष्य की दो आंखें होती है और उसकी तीसरी आंख जो है वह शिक्षा होती है। अगर दो आंख आपको चलने के लिए कहता है तो तीसरी आंख जो है वो आपको बढ़ने के लिए कहता है, आगे बढ़ने के लिए। वह तीसरी आंख जो है वह शिक्षा है। अगर जिसके पास शिक्षा है तो निश्चित ही हर क्षेत्र में, क्योंकि हर क्षेत्र की रास्ते को प्रशस्त करने में, आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत बड़ा ही योगदान रहा। प्राचीन काल में ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वैदिक ज्ञान, उसके बाद जैसे अपनी संस्कृति सभ्यता की ज्ञान, उसके बाद संस्कार की ज्ञान, यानी हमारे जीवन की जीने की जो कला है, शैली है, उन पद्धतियों को बताई जाती थी। और लोग जो हैं उसको एक आदर्श मान करके, आदर्श जीवन जीने की कला मान करके गुरु के आश्रम में जाते थे और गुरु से हर संस्कृति और सभ्यता को कि किस तरह से हम सुचारू रूप से और सही ढंग से शिक्षा को पा करके और समाज में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमेशा गुरु आश्रम में लोग जाते थे। मध्यकाल में जैसे हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए, उस काल में जिस औसत से शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, नहीं हो पाई। लेकिन उस काल के समय के जितने भी शासक थे, वे जैसे कला, अपनी संस्कृति को समाज में रखना, उसके बाद जैसे युद्ध की कला, संगीत की कला, यानी अन्य कलाओं पर ही ज़्यादा लोग ध्यान दिए। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ हमारे देश में, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो पहले से ही जैसे गुरुकुल व्यवस्था आ रही थी, लेकिन जब मैकले ने स्कूली शिक्षा पद्धति को लाया, उस स्कूली शिक्षा पद्धति में उन्होंने स्कूल की व्यवस्था की। फिर भी कुछ लोगों ने अपने गुरुकुल की व्यवस्था, उसके बाद तालमी मरकज की व्यवस्था अलग अलग भागों में बांटकर करते थे। 1850 ईस्वी में पूर्णतः कॉन्वेंट स्कूलों का निर्माण किया गया और उसमें सबको अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया गया। उसके बाद जो लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेते थे उनको नौकरी पेशा दी जाती थी। इससे क्या हुआ कि जो भी जुआएं थे, जुआ वर्ग, वे उन शिक्षा पद्धति से आकर्षित होकर के और उन शिक्षा को ग्रहण करने लगे। इसी क्रम में जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगा और कुछ रियासती योद्धाओं ने अपने रियासत को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 3 जगह विश्वविद्यालय का निर्माण किया। पहला मद्रास में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मुंबई में।
और इस विश्वविद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले इंजीनियरिंग की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा और लॉ की शिक्षा दी जाती थी और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी दिया जाता था। तो इसमें लोग आकर्षित हुए। उसके बाद जब हम लोगों के स्वतंत्र भारत में जब इस देश की अपनी गणतंत्र व्यवस्था बनी, उस गणतंत्र व्यवस्था के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वे इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने देखा कि बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, अगर इनको दूर करना है तो शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित ही जागरूक हो करके इस देश के बारे में सोचेंगे, इस राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, और जब सोचेंगे तो निश्चित ही इस राष्ट्र का विकास होगा। उसके बाद पहली नई शिक्षा नीति कोठारी आयोग के नेतृत्व में कोठारी जी ने गठन किया और उस नई शिक्षा नीति के तहत ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज से कटे हुए हैं, शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और उस ध्यान देने के बाद फिर पुनः नई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आई और उसी क्रम में हम लोगों के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति 1986 में पहल की गई, द्वितीय नई शिक्षा नीति, और उसको जा कर के 1992 ईस्वी में लागू किया गया। और उस नई शिक्षा नीति के तहत देखा गया कि कुछ अभी वंचित वर्ग रह गए हैं, जैसे महिला, और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो शिक्षा से पूरी तरह से दूर रह गए हैं। तो उनको जोड़ने के लिए इस नई शिक्षा नीति में व्यवस्था सरकार ने किया, जैसे आर्थिक स्थिति जिनकी खराब थी उनको आर्थिक स्थिति का सहयोग, उसके बाद बच्चों को पोशाक, उसके बाद समय के अनुसार छात्रवृत्ति, ये सारी योजनाओं को लागू किया गया और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ा। और समाज के बहुत से जैसे योजनाओं के चलते बहुत से बालिकाएं थी जो घर से नहीं निकलती थी, वो स्कूल में जाने लगी और सरकार की हर योजनाओं का लाभ लेने लगी और उस लाभ के क्रम में बहुत कुछ देखा गया कि समाज में परिवर्तन हुआ और लोग शिक्षा से जुड़ने लगे। उसमें सरकार को सफलता भी मिली। उसके बाद इस तरह से प्रयोग जो है सरकार करती गई। उसके बाद सर्वेक्षण किया गया करीब 6-7 के करीब, और उस सर्वेक्षण में जैसे 2009 में शिक्षा का अधिकार और निःशुल्क शिक्षा का जो है सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि नहीं, 1 से लेके 8 क्लास तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे होगा और उसके तहत और सारे बच्चे का शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो है 2009 में जो से पहले का जो शिक्षा था उसके प्रोग्राम क्या चलते थे, उनसे बच्चों का क्या फायदा होता था, वो मतलब उसका क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा बताएं बच्चों के लिए। जैसे हम आपको बताएं कि जो अभिवंचित वर्ग के बच्चे थे या अभी हम लोगों के घर में ही महिलाएं थी लेकिन वह शिक्षा नहीं पाती थी, क्योंकि हम लोगों की जो पारिवारिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उसमें आगे बढ़ चढ़ करके महिलाओं को भाग लेने नहीं दिया जाता था। तो उन लोगों के लिए शिक्षा का व्यवस्था की जिसमें निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा का अधिकार लाए। और आज भी उसी जैसे गुणवत्ता मिशन का कार्यक्रम तैयार किया। तो गुणवत्ता मिशन में जैसे बच्चा चला जाता है
5 क्लास 6 क्लास में, लेकिन उसकी दक्षता जो है वर्ग सापेक्ष दक्षता नहीं रहती। तो सरकार ने यही व्यवस्था किया कि जिस बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसके अनुसार उसकी दक्षता होना चाहिए। इस पर गुणवत्ता मिशन का प्रोग्राम चला, जिसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसके तहत बहुत सारे लाभ भी देखने को मिला। लेकिन जो हमारे सरकार ने और सरकार के कर्मियों ने इस पर पहल किया, लेकिन समाज में देखा गया कि समाज के लोग जिनके बच्चों का विकास होना है वे बहुत कम पहल किए। यानी जो बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय से पुनः घर में आता है तो वह किस कार्यक्रम में रहता है, कौन वो जो विद्यालय से कुछ मिलता है टास्क के रूप में या जो कुछ भी मिलता है वो बच्चा करके विद्यालय जाता है कि नहीं। उसके बाद घर से वह अपने जो झोला है उस झोले में किताब पेंसिल सब चीज पर्याप्त मात्रा में लेकर के वहां जाता है कि नहीं। इसकी पहल करने के लिए अगर गार्जियन इस पर पहल करते हैं, बच्चे के माता पिता पहल करते हैं, तो हम देखे हैं यही कि जिन बच्चे के माता पिता बच्चों की इन व्यवस्थाओं में पहल करते हैं उनके बच्चे आज भी अन्य बच्चों से कहीं अच्छा कर रहे हैं और यह उनका अच्छा जैसे भविष्य का निर्माण भी अच्छा होता है और आगे चल करके वे बच्चा अच्छा भी रिजल्ट ला रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि शिक्षक के साथ समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। अगर समुदाय की भागीदारी नहीं होगी, सरकार कितना हो पहल करे, शिक्षक कितना हो पहल करे, तो उसकी मिशन जो है अधूरा रह सकती है। इसलिए हम समाज के लोगों को यही कहेंगे कि आपका भविष्य आपका बच्चा है, आपके भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए आप प्रयास कीजिए और बच्चे पर कुछ समय दीजिए। समय अगर दीजिएगा तो निश्चित है वह बच्चा अच्छा करेगा और जब अच्छा करता है तो आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपकी गांव की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वही बच्चा आपके राज्य और देश का सम्मान रखता है आगे चलकर। इसलिए समाज और शिक्षक सबकी पहल के चलते ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। जी सर, एक चीज और है जो अभी 2-3 साल पहले नई शिक्षा नीति आई है, उससे बच्चों का क्या फायदा है और आज के लिए क्यों जरूरी है, थोड़ा सा सर। देखिए, नई शिक्षा नीति का जैसे सर्वे हुआ था 2017 और 18 में, सर्वे के बाद नई शिक्षा नीति का नाम दिया गया 2020 और इसमें जैसे यह सरकार निर्धारित किया कि जैसे वर्ग सापेक्ष बच्चों की दक्षता होनी चाहिए, तो देखा गया कि बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। जैसे शिक्षक को भी दक्ष करना जरूरी था, तो उसके क्रम में शिक्षक को ट्रेनिंग सरकार जो है देना शुरू की। उस ट्रेनिंग का नाम है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। जैसे देखा जाता है कि बच्चे पूरा गिनती पढ़ जाते हैं, गिनती लिख लेते हैं, लेकिन उनसे बीच के अगर किसी अंक को पूछा जाता है तो बता नहीं पाते। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको पूछा जाता है तो वह वर्ण शब्दों का तो उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन वर्ण जब पूछा जाता है सारे वर्णों में से कि क्या है, तो बच्चे जो है थोड़ा खुलकर नहीं बोल पाते। तो इस क्रम में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं
जो स्कूल में जाते हैं और उनके दिमाग में ये हो जाता है कि हमको पढ़ना है। इसके लिए सरकार ने जो चहक प्रोग्राम चलाया, जिसका प्रशिक्षण जो बच्चों को शुरुआती क्रम में जो नामांकन होता है, तो उसी क्रम में जैसे 3 महीने तक चहक कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा देना है। अगर बच्चे घर से जब विद्यालय आते हैं तो उनको ये न एहसास हो कि हम पढ़ने विद्यालय में जाते हैं। वे ये समझे कि हम एक वैसे माहौल में जा रहे हैं जो कुछ सीखने खेलने, जैसे उसमें है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और बच्चे का सामाजिक विकास हो। बच्चे जो है सुनना, उसके बाद समझना, ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरते रहते हैं। जहाँ तक वर्तमान में नई शिक्षा नीति की बात आई है, तो उसमें जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो निर्धारित किया है सरकार, उसमें इसको 4 भागों में बांटा है। बाल वाटिका से लेकर के 2 क्लास तक, और 3 क्लास से 5 क्लास तक, और 6 क्लास से 8 क्लास तक, और 9 क्लास से 12 क्लास तक। जैसे वर्तमान समय में इस कार्यक्रम को उत्तराखंड सरकार ने बाल वाटिका वाले कार्यक्रम को लागू कर दिया है। अब रही बात कि जैसे हम लोगों के यहाँ आंगनबाड़ी संस्था चलती है, तो उसको विद्यालय में समायोजन करने की चर्चा चल रही है कि बच्चा जब जाए तो बाल वाटिका से 2 क्लास तक, यानी इतना वह बच्चा दक्ष हो जाए कि आगे आने वाले जो क्लास हैं उसके लिए उसको ये नहीं लगे कि कोई परेशानी पैदा हो रही है पढ़ने में या लिखने में। इसलिए सरकार ने क्या किया कि बाल वाटिका, जैसे प्राइवेट स्कूलों में वह व्यवस्था है, लेकिन प्ले स्कूल या जो भी स्कूल है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों न हमारे शिक्षक योग्य हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, धीरे धीरे तो क्यों न हम इस तरह की व्यवस्था करें जो कि बच्चे शुल्क दे करके प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, वो क्यों न बिना शुल्क का ही, जैसे समाज में बहुत तरह के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों का शुल्क नहीं दे सकते हैं, वे सरकारी स्कूलों में ही ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, तो क्यों न समकक्ष शिक्षा मिले। जिस तरह की प्राइवेट में है, तो प्राइवेट की तरफ जिस तरह से लोगों की आकर्षण बढ़ती जा रही है, इस तरह का जैसे हम लोगों के यहाँ TLM का व्यवस्था किया गया है। उसके बाद चहक प्रशिक्षण के तहत जैसे 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो वर्तमान में ला करके दिया गया है, और जैसे ही बच्चों के सामने निकाला जाता है तो बच्चे बहुत उत्सुक हो करके, और आज जो चहक के प्रशिक्षण करके विद्यालय में शिक्षक गए हैं और कार्यक्रम करा रहे हैं, तो जो बच्चे सरकारी से प्राइवेट में गए थे वो भी आज कह रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, और बच्चे को फील ही नहीं हो रहा है, वो लग रहा है कि खेल रहे हैं, और खेलते खेलते बहुत कुछ सीख गए हैं, जो हम लोग अपेक्षा नहीं किए थे उससे भी ज़्यादा कहीं। और जो हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं बच्चे स्वयं अपने से कर रहे हैं, और शिक्षक के आते ही क्लास में बच्चे उत्सुक हो जाते हैं कि हमारे सर आ गए, हमारी मैडम आ गई, और उसके बाद ये आज बता देना है सर, ये मैडम बता देना है। इस तरह की गतिविधियां उनमें आ जाती है। जो संकुचित ढंग से बैठे रहते थे क्लास में, वे आज आ करके खुल करके, अगर कोई उस क्लास के टीचर जिस दिन नहीं पहुंच पाते हैं, किसी छुट्टी में रह जाते हैं अवकाश में, तो उस दिन बच्चों में खलबली मच जाती है कि हमारे शिक्षक नहीं आए, लग रहा है कि आज कार्यक्रम नहीं होगा।
तो जिस तरह की उनमें उत्सुकता जगी है और उस उत्सुकता में जिस तरह से हमारे शिक्षकों का योगदान है, उनको भी आज लग रहा है कि अगर हम किसी क्लास में पढ़ाते तो पहले बाल वाटिका से ही शुरू करते। तो इस तरह की सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था की है, जैसे 5+3, 3+3+4। तो इस व्यवस्था के तहत सरकार को भी ये लग रहा है, जैसे वर्तमान में आया था कि बच्चों में कुछ ऐसे स्किल हैं जिसको डेवलप किया जाए। तो सरकार ने देखा ये कि अभी बच्चे जो अपने सापेक्ष उनमें दक्षता नहीं है, तो पहले उनमें दक्षता कायम किया जाए, जिससे बच्चे किसी चीज का अवलोकन जो है सही ढंग से कर सकें। और जब अवलोकन करेंगे तो निश्चित ही जो उनकी अंदर क्षमता है उसकी विकास होगी, और उस विकास के क्रम में वे निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और उनकी रुचि भी आगे बढ़ेगी। इसलिए सरकार ने भी रुचि के अनुसार ही शिक्षा देने की व्यवस्था कर रही है, और आने वाले समय में हमको ये लग रहा है कि सरकार निश्चित ही इसमें सफलता पा लेगी। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया का ज्यादा प्रचलन है, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रहा है, उसमें उनका क्या फायदा क्या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डिजिटल एजुकेशन में तो बहुत फायदा ही फायदा है। जब भी अगर बच्चा डिजिटल एजुकेशन ले रहा है तो वह माता पिता के संरक्षण में ही, जैसे वर्तमान में देखा जाता है कि माता पिता जो है अपने व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बच्चे जब किसी तरह की उनकी व्यवधान पैदा करते हैं या रोने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल उठा कर दे देते हैं, और मोबाइल का जब बच्चा प्रयोग करने लगता है तो बच्चा का जो अनुभव है उसी के अनुसार वह प्रयोग करता है। जैसे ज़्यादा खेल वाला, ज़्यादा किसी न किसी तरह के कार्यक्रम या कुछ जो कंपनी के द्वारा या अन्य द्वारा दिया जाता है उसी का प्रयोग करता है, और इससे क्या होता है कि वह इतना उससे जुड़ जाता है कि अपनी बुनियादी शिक्षा से वह विचलित हो जाता है। इसलिए अगर डिजिटल शिक्षा की जहाँ तक से बात है तो हमेशा माता पिता के ही संरक्षण में उसको डिजिटल शिक्षा मिले या शिक्षक के संरक्षण में, उसको एकांत में कभी भी या कम से कम 10 क्लास के नीचे जो बच्चा है, अगर डिजिटल की बात होती है तो कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाए, कंप्यूटर से उसको जोड़ा जाए, लेकिन मोबाइल उसको उसके हाथ में न दिया जाए, क्योंकि मोबाइल जो है वह बुनियादी जो बेसिक शिक्षा है उसको समाप्त कर देती है बच्चों को, और बच्चे का रुचि कहीं और तरफ हो जाता है, जिसके चलते उसकी बुनियादी शिक्षा है वह समाप्त ही हो जाती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि मोबाइल कभी भी बच्चे के हाथ में स्वतंत्र रूप से न दें गार्जियन। यह मेरी विनम्र। सर लास्ट है हमारा कि इतने दिनों का अनुभव है आपके पास, इस अनुभव से गार्जियंस के लिए, बच्चों के लिए और जो नए शिक्षक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गार्जियन भी अपना कर्तव्य समझे कि मेरा भविष्य बच्चे ही हैं, और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दें। और जहाँ तक से विद्यालय की बात है, हमारे शिक्षक भी ये सोचें कि मेरा जो कर्तव्य है और यह कर्म भूमि है, अगर इसको हम ढंग से करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगी, और इस प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य को ढंग से करें, और जिससे यह संदेश समाज में जाए कि नहीं, यहाँ के शिक्षक जो हैं कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्मों का
निर्वाह समय से करते हैं और समय से पालन करते हैं, और इन्हीं के कर्तव्य से और इन्हीं के क्रियाकलापों से आज बच्चे जो हैं हमारे कुछ उन्नति कर रहे हैं और मूल शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और समाज को भी मैं यही कहूँगा कि जो समय समाज के लोग चौराहे पर, रोड के दुकानों पर, चाहे अन्य जगह व्यतीत करते हैं या कहीं राजनीतिक में चर्चा में भाग लेते हैं या कहीं और जगह, तो उसको छोड़ करके अगर अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करें, अगर अपने बच्चों पर ध्यान दें, तो हम गारंटी से के साथ कहते हैं कि उनका बच्चा जो है, जो वे लक्ष्य रखे हैं, जो उनका मिशन है, उसमें जरूर वह सफल होगा। और सफलता का जैसे सबसे पहली शिक्षा तो घर से ही मिलती है, और घर से जब बच्चे को अगर अच्छा संस्कार मिले तो निश्चित है कि विद्यालय में जब अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा तो बच्चा जो है आगे निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और वह एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, और अच्छे समाज का निर्माण करेगा अपने निर्माण के साथ, तो उसके साथ शिक्षक की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज की और उनके गार्जियन की और इस राज्य और राष्ट्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपने देखा सर के पास काफी अनुभव है और बिहार गवर्नमेंट में एक प्रचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आप अपनों का ख्याल रखिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।